बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 339। डिप्थेरिया की वैक्सीन रिएक्शन में टाइप 3 रिएक्शन होता है। डिप्थेरिया की वैक्सीन की वजह से आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। रिमेंबर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपके 4 तरह के होते हैं। इसका निमोनिक दिया हुआ है एसिड। एसिड इसका निमोनिक होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। सबसे पहले जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो एनाफाइलैक्टिक या फिर एटॉपिक होती है। जो टाइप 2 होती है वो साइटोटॉक्सिक होती है, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। जो टाइप 3 होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से होती है, और जो टाइप 4 होती है वो डिलेड सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो आपने याद रखना है कि आपकी 4 तरह की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसका निमोनिक एसिड है। ए से आ जाएगा एनाफाइलैक्टिक एटॉपिक होती है। सी से जो सेकंड आपकी टाइप 2 होती है वो आपकी साइटोटॉक्सिक होती है। जो टाइप 3 होती है दैट इज इम्यून मीडिएटेड, और जो टाइप 4 होती है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिव होती है, जो कि सेल मीडिएटेड होती है। अब जो टाइप 1, 2, 3 होती है उसके लिए हमें एक्टिव प्रोडक्शन होती है आपकी एंटीबॉडीज की बाय प्लाज्मा सेल्स, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स। जो आपके टर्मिनली डिफरेंशिएटेड आपके जो बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, आपकी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। जो टाइप 2, टाइप 4 होती है वो टी सेल से और मैक्रोफेजेस से होती है, क्योंकि वो सेल मीडिएटेड है तो उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, बल्कि आपके टी सेल्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। अब एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले आती है आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जो आपका इमीडिएट एनाफिलेक्टिक या फिर एटॉपिक के अंदर होता है, जिसमें आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होती है और फास्ट एनाफिलेक्सिस, फर्स्ट एंड फास्ट। ठीक है, फर्स्ट है तो ये फास्ट होगी, मतलब जो आपकी जो इमीडिएट एनाफिलेक्सिस होती है और जो इमीडिएट या फिर जो एनाफिलेक्टिक आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो आपकी क्या होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। वो आपको हे फीवर के अंदर हो सकती है, एलर्जिक एस्मा के अंदर हो सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर होती है, या फिर हाइव्स की वजह से होती है। अब जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव होती है वो आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, और हमने पढ़ा था कि साइटोटॉक्सिक होती है। साइटोटॉक्सिक होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आपकी बहुत सारी डिजीजेस के अंदर होती है, जैसे कि ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर, आईटीपी के अंदर, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अंदर, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न के अंदर, गुड पास्चर सिंड्रोम में, रूमेटिक फीवर के अंदर, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और ग्रेव्स डिजीज के अंदर भी आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारी आपकी ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर आपकी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर टाइप 2 होती है, ग्रेव्स डिजीज के अंदर टाइप 2 होती है, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर टाइप 2 होती है, रूमेटिक फीवर के अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, गुड पास्चर सिंड्रोम में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव होती है, हीमोलिटिक डिजीज होता है न्यूबॉर्न के अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अंदर, आईटीपी के अंदर, और ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर। नाउ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो हमने पढ़ा था कि एसिड। ठीक है, आई से आ जाएगा हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इसमें बनते हैं। इसमें आपके बेसिकली इसका जो निमोनिक दिया हुआ है दैट इज स्पा। स्पा से आपने याद रखना सीरम सिकनेस के अंदर, डिप्थेरिया की वजह से आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डिप्थेरिया टॉक्साइड की वजह से टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव होती है। आर्थस रिएक्शन के अंदर जो फार्मर लंग हो जाता है, आर्थस रिएक्शन के अंदर आपको टाइप 3 होती है। एसएलई के अंदर आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव, देखो बाकी सारी हमने डिजीज जो पढ़ी है उसके अंदर आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी थी, लेकिन एसएलई के अंदर आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। और जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, पीएसजीएन जो होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सीरम सिकनेस, डिप्थेरिया टॉक्साइड, आर्थर्स रिएक्शन जिसको फार्मर लंग भी कहते हैं, एसएलई के अंदर, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। अब जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये सेल मीडिएटेड होती है। इसके 6 टीज आपने याद रखने हैं कि ये टी सेल्स और मैक्रोफेजेस से होती है। सबसे पहले इसमें टी सेल्स होते हैं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ट्यूबरकुलिन रिएक्शन और जो पीपीडी रिएक्शन होता है वो आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। टच, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पॉइजन आईवी या निकल एलर्जी के अंदर जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस आपकी टाइप 4 होती हैं, और ट्रांसप्लांट रिएक्शन आपकी टाइप 2 होते हैं। जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो वो आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी थी। और जो ट्रांसप्लांट, जब आप ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हो तो उसकी वजह से जो रिजेक्शन होता है वो आपकी सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर आपको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर भी आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल्स देनी है। अब एक बॉय प्रेजेंट किया था अर्टिकेरिया के साथ, राइनाइटिस के साथ, एक्जिमेटस रैश है, उसकी एक्सटेंसिव सर्फेस के ऊपर जो अंडरलाइन पैथोलॉजी होगी वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। हमने पहले पढ़ा कि जो एटॉपिक या इमीडिएट रिएक्शन होता है, अर्टिकेरिया होता है, आपको हे फीवर होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होगा। जो एलर्जीज होती हैं वो आपकी हमेशा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती हैं। एनाफाइलेक्सिस भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। अर्टिकेरियल रैश आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर होता है। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो आईजीई की वजह से होती है।
IgE की वजह से आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अर्टिकेरियल रैश आपका टाइप 1 के अंदर होता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आपके मास्ट सेल्स की वजह से होती है। मास्ट सेल्स आपके मीडिएट करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को। अब एक लेडी है, उसको अर्टिकेरिया हुआ, आपने इंट्रामस्कुलर उसको एड्रेनालिन दी है फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, ब्लड सैंपल्स लिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेज्ड, तो उसकी IgE रेज्ड होगी। अगर एक लेडी है उसको अर्टिकेरिया हो गया, ठीक है, जिस्म पे खारिश हो गई है, तो आपने उसको IV एड्रेनालिन दी है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, तो ब्लड सैंपल जब आपने लिए तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेज्ड, उसकी जो IgE होगी वो रेज्ड हो जाएगी। What type of hypersensitivity cells are involved in bee sting? बी स्टिंग के अंदर आपकी IgE इन्वॉल्व होती है और जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके मास्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। IgE इन्वॉल्व होती है बी स्टिंग के अंदर और आपके मास्ट सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। What type of hypersensitivity cells are involved in bee sting? IgE इन्वॉल्व होती है और अर्टिकेरिया रैश के अंदर आपकी जो IgE के लेवल होते हैं ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। अब एक यंग पेशेंट है जिसको बी स्टिंग हुई थी, डेवलप द प्लूराइटिस, अर्टिकेरिया, वीजिंग within few minutes फास्ट होती है, इमीडिएट जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है दैट इज टाइप 1। तो जो अफेक्टेड सेल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव होंगे, जो अफेक्टेड सेल्स होंगे वो आपके मास्ट सेल्स होंगे। उसके बाद जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है इसमें आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब एक पेशेंट था, उसको रिएक्शन डेवलप हुआ है विद इन 15 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड? जो 15 मिनट के अंदर अंदर जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं। हाइड्रॉप्स विटालिस अकर टू RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज टाइप 2? हाइड्रॉप्स विटालिस के अंदर भी आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइड्रॉप्स विटालिस के अंदर आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब जो टाइप ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि ग्रेव्स डिजीज के अंदर होता है वो भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर जो आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के अंदर जो आपका रिएक्शन होता है हाइपर सेंसिटिविटी का, वो भी टाइप 2 होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के अंदर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के अंदर भी आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, या हाइड्रॉप फिटालिस के अंदर भी आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी थी। और जो प्रिंसिपल डिफरेंस होता है साइटोटॉक्सिक टाइप 2 और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का, वो क्या होता है, द साइट वेयर द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड, ठीक है। जो टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी उनके तो डिफरेंस ये होता है कि उस साइट का डिफरेंस होता है जहाँ पे आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि जो टाइप 3 होती है वो आपकी एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और जो टाइप 2 होती है वो आपकी साइटोटॉक्सिक होती है, उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज होती हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एक बिग सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया था। तो टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमियाज के अंदर जो आपकी ह्यूमिलिटिक एनीमियाज होते हैं, ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमियाज के अंदर भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एप्लास्टिक एनीमिया वाला पेशेंट प्रेजेंट किया, RBC आपने ट्रांसफ्यूज किया, 15 मिनट के बाद ही डेवलप्स द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्निया, कॉज इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कि जब आप RBCs की ट्रांसफ्यूजन करते हो, जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद आती है आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी आर्थस रिएक्शन के अंदर होती है वो आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी थी। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। डिप्थेरिया टॉक्साइड के अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एग्जाम्पल है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की, दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिप्थेरिया टॉक्साइड वैक्सीनेशन अगर आपने दिया 2 दिन के बाद उसको सिम्टम्स डेवलप हो गए हाइपर सेंसिटिविटी के, तो जो हाइपर सेंसिटिविटी होगी टाइप 3 आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है डिप्थेरिया टॉक्साइड की वजह से। फार्मर्स लंग के अंदर भी आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। आर्थर्स रिएक्शन के अंदर भी आप हमने पढ़ा था कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और फार्मर लंग के अंदर भी आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। अब एक गर्ल है जिसको फीवर है, रैश है, जॉइंट पेन है और डिप्थेरिया टॉक्साइड के बाद और वैक्सीन ली थी उसने 2 हफ्ते पहले, तो लाइकली उसको क्या होगी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सीरम सिकनेस अगर डेवलप हो गई है 5 to 10 डेज आफ्टर गिविंग अ ड्रग, कोई ड्रग देने के बाद अगर उसको सीरम सिकनेस डेवलप हो गई है तो वो भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद एक गर्ल को फीवर हो गया, रैश हो गया, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं और हिस्ट्री थी कि उसने डिप्थेरिया टॉक्साइड वैक्सीन ली थी 2 हफ्ते पहले, तो कॉज होगी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। एक यंग मैन है, उसको एप्लास्टिक एनीमिया था, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन आपने उसको दी एंड देयर वाज नो इमीडिएट रिएक्शन। 10 दिन के बाद उसको फीवर, अर्टिकेरिया, आर्थ्रेल्जिया, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम्स की क्या है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो इम्यून मीडिएटेड होगी। अगर किसी को 10 दिन के बाद रिएक्शन हो रहा है, उसको एप्लास्टिक एनीमिया वाला बच्चा था और उसको जो 10 दिन के बाद जो है वो अर्टिकेरिया, आर्थ्रेल्जिया, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी डेवलप हो गई है, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। अब एक पेशेंट है, उसने वैक्सीन ली थी डिप्थेरिया की, 2 हफ्ते बाद उसको जॉइंट पेन, फीवर, रैश डेवलप हो गया, जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। आर्थस रिएक्शन के अंदर भी हमें जो है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है। एग्जाम्पल है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की, ठीक है। फार्मर्स के अंदर आर्थस रिएक्शन होता है, ये एग्जाम्पल होती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की। आर्थस रिएक्शन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी आपकी एग्जाम्पल होती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की।
उसके बाद टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आपकी टी सेल्स की वजह से होती है, मैक्रोफेजेस की वजह से होती है। टाइप 4 आपकी हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर होती है। जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो टीबी की वैक्सीन के बाद होती है दैट इज टाइप 4। टीबी की वैक्सीनेशन से आपको जो है ना वो टीबी वैक्सीन जब आप देते हो जो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है दैट इज टीबी की वैक्सीनेशन से, ठीक है। जब आप टीबी वैक्सीन देते हो तो उसके अंदर भी आपकी जो वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब एक मैन था, हाइकिंग कर रहा था, उसको रैश डेवलप हो गया उसकी आर्म्स के ऊपर विच वॉज नॉट कवर्ड बाय द क्लॉथिंग। उस आर्म के ऊपर रैश डेवलप हो गया जो क्लॉथ से कवर्ड नहीं थी। एंड द रैश ग्रू इन साइज 2 days फॉर 2 days एंड देन सबसाइड आफ्टर 2 weeks। से 2 दिन तक उसका जो रैश बढ़ा, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो कम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस इन दिस पर्सन? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है अगर एक रैश डेवलप हुआ अनक्लॉथ जो नॉट कवर्ड थी क्लॉथिंग से उस स्किन के ऊपर, 2 दिन में उसको बढ़ने में लगे, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो सबसाइड हो गया, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। सबक्यूटेनियस आपने इंजेक्शन दिया पीपीडी का, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होता है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो पीपीडी स्किन टेस्ट हम करते हैं टीबी के लिए, तो उसके अंदर भी आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो इंड्यूरेशन होती है वो फ्रॉम रेज मार्जिन आई है 60 आवर्स के ऊपर, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव होती है पीपीडी स्किन टेस्ट के अंदर। पीपीडी स्किन टेस्ट के अंदर भी आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद दिया हुआ है ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स में सबसे पहले आती है कि प्रोपोफोल की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है प्रोपोफोल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तो आप उसको प्रोपोफोल नहीं देते हो, जाके एक एनेस्थेटिक एजेंट है। प्रोपोफोल एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। एमॉक्सिलिन आपने इंजेक्ट की और शॉक कंडीशन डेवलप हो गई तो हाइपर सेंसिटिविटी बना। एमॉक्सिलिन, पेनिसिलिन से अक्सर लोग एलर्जिक होते हैं, तो एमॉक्सिलिन देने से अगर एक पेशेंट को शॉक की कंडीशन डेवलप हो गई तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है पेनिसिलिन के बाद ट्रीटमेंट में हम एपिनेफ्रीन देते हैं। अगर आपको पेनिसिलिन लेने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो गई तो आपने उसको एपिनेफ्रीन देनी है। जो मोस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी की इस ब्रोंकोस्पैज्म। पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ब्रोंकोस्पैज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना वो आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव होती है, ठीक है। जो आपको हमने पढ़ा कि आपको जो एमॉक्सिलिन की वजह से भी अगर पेशेंट को या पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी भी आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी भी आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होती है पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी की, इसमें आपको ब्रोंकोस्पैज्म डेवलप हो जाता है। एक यंग बॉय था, इमरजेंसी के अंदर आया, बी स्टिंग के बाद आपने उसको एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया इन ऑर्डर टू सप्रेस द सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस को सप्रेस करने के लिए हम उसको एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो उसमें हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जो आपकी पेनिसिलिन की मोस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन हाइपर सेंसिटिविटी की होती है कि आपको ब्रोंकोस्पैज्म डेवलप हो जाता है। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पेनिसिलिन के बाद होता है दैट इज एपिनेफ्रीन। एमॉक्सिलिन आपने इंजेक्ट की, शॉक की कंडीशन डेवलप होगी तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 होगी एमॉक्सिलिन की वजह से। और प्रोपोफोल आपकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद अदर्स में दिया हुआ है अ पेशेंट हु हैड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अब ट्रांसप्लांटेशन हुई है, डेवलप द साइनोसिस और ऑर्गन फेलियर विद इन 10 मिनट्स, व्हाट इज लाइकली etiology? एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसप्लांट रिएक्शन होते हैं ना, ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन रिजेक्शन जो होते हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड उसका रिजेक्शन हो गया है। जो किडनी ट्रांसप्लांट किया था उसको साइनोसिस ऑर्गन फेलियर डेवलप हो गया विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर ही उसको क्या हुआ है कि उसका जो ना ऑर्गन फेलियर डेवलप हो गया दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन था। 10 मिनट्स आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट द ट्रांसप्लांट किडनी बिकेम साइनोज एंड फेल टू फंक्शन एंड द पैथोजेनेसिस एक्सप्लेन द एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन। अगर तो आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया और 10 मिनट के बाद ही ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन है। 10 मिनट के बाद रीनल ट्रांसप्लांट की अगर आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया, किडनी आपकी साइनोज हो जाती है और फेल टू फंक्शन हो जाती है और आपका ऑर्गन फेलियर डेवलप हो जाता है तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होती है। वॉश WBCs आर बेनिफिशियल इन प्रिवेंट हाइपर सेंसिटिविटी। जो वॉश RBCs होते हैं वो आपकी प्रिवेंट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी को। वॉश्ड RBCs आर बेनिफिशियल इन हाइपर सेंसिटिविटी। वॉश्ड RBCs आपके हेल्पफुल होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने के लिए। वॉश्ड RBCs आर बेनिफिशियल प्रिवेंटिंग द हाइपर सेंसिटिविटी। अब इचिंग अगर आपको जो स्केबीज के अंदर होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है माइट प्रोटीन से। जो माइट की जो प्रोटीन्स होती है उसके अगेंस्ट आपको हाइपर सेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से आपको इचिंग डेवलप हो जाती है स्केबीज वाले पेशेंट्स के अंदर। जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 2 की वजह से होती है।
डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी थी वो आपकी साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2 की वजह से होती है। जो टी हेल्पर 1 सेल्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरॉन्स को और इंटरल्यूकिन 2 को, और जो TH1 सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं TH डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, अब जो TH1 सेल्स होते हैं वो आपकी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर होते हैं। ठीक है, जो आपकी टाइप 4 और जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है इसके अंदर आपके TH1 सेल्स होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं इंटरफेरॉन को और इंटरल्यूकिन 2 को। ठीक है, जो आपके जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आपके जो TH1 सेल्स होते हैं ये आपके दो चीज़ों को सीक्रेट करते हैं। एक तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर होते हैं, ये इंटरफेरॉन को और इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज करते हैं और इंटरल्यूकिन 2 की वजह से ये एक साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2 है जिसकी वजह से आपको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। स्केबीज के अंदर सीवियर इचिंग आपको डेवलप हो जाती है जब आपकी जो माइट की जो प्रोटीन होती है ना उससे आपको हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से स्केबीज के अंदर आपको सीवियर इचिंग डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट लिया हुआ है कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस की हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है क्योंकि ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2 की वजह से होती है। डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व, कोई भी एंटीबॉडीज आपकी इन्वॉल्व नहीं होती हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्योंकि ये सेल मीडिएटेड होती है जो आपकी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्टिकल्स पार्टिसिपेट इन ड्यूरेशन इन द मॉन्टॉक्स टेस्ट, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट के अंदर जो आपकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है, इसलिए आपकी जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है या फिर आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है या फिर आपको जिसका प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव भी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद रिमेंबर जो श्वार्ट्जमैन रिएक्शन होता है वो आपका एंडोटॉक्सिन से होता है। श्वार्ट्जमैन रिएक्शन आपका एंडोटॉक्सिन से होता है और फॉरेन बॉडी से होता है। ठीक है, अगर आपने एंडोटॉक्सिन हो तो आपने उसको टिक करना है, को नहीं दिया हुआ तो फिर आपने फॉरेन बॉडी को टिक करना है श्वार्ट्जमैन रिएक्शन के अंदर। श्वार्ट्जमैन रिएक्शन आपको एंडोटॉक्सिन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो BCG की वैक्सीनेशन होती है वो इन्फर करती है इम्यूनिटी थ्रू CD4 सेल्स एंड इमीडिएट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, CD4 सेल्स मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो BCG की वैक्सीनेशन होती है, BCG की वैक्सीनेशन इन्फर द इम्यूनिटी थ्रू द CD4 सेल्स मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। जो BCG की वैक्सीनेशन हमने पहले पढ़ा था, जो TB की वैक्सीन होती है उसका आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो कि CD4 मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है BCG वैक्सीनेशन के अंदर, और जो डिप्थेरिया टॉक्साइड था वो आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी थी। अब हम पढ़ते हैं B सेल्स और T सेल्स के डिफरेंस को। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जो B सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं इन द बोन मैरो एंड पेरिफेरली। जो B सेल्स होते हैं पेरिफेरली, B सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर भी डिफरेंशिएट होते हैं, पेरिफेरली भी डिफरेंशिएट होते हैं B से बोन मैरो। ठीक है, B सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर होते हैं। जो T से थाइमस है तो T सेल्स आपके थाइमस से आते हैं। ठीक है, T सेल्स आपके थाइमस के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं, जो B सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर डिफरेंशिएट होता है, पेरिफेरली भी ये डिफरेंशिएट होते हैं। अब जो B सेल्स होते हैं द प्रेजेंस ऑफ द सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, नो सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन T सेल्स। ठीक है, B सेल्स की सरफेस के ऊपर आपको सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती हैं लेकिन T सेल्स की सरफेस के ऊपर कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होती हैं। जो B सेल्स होते हैं वो आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो T सेल्स होते हैं वो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब जो T सेल्स होते हैं आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव। जो CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं ये 60% होते हैं और जो CD8 पॉजिटिव होते हैं वो आपके 30% होते हैं। ठीक है, अब जो CD4 पॉजिटिव है MHC क्लास 2 के साथ एसोसिएटेड होते हैं और जो CD8 पॉजिटिव होते हैं MHC क्लास 1 के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब जो CD4 पॉजिटिव T सेल्स होते हैं ये आपके B सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में और प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस को, जिससे आपकी फेगोसाइट्स और आपके एक्टिव ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटमेंट कराते हैं फेगोसाइट्स की और एक्टिवेट करते हैं अदर ल्यूकोसाइट्स को। ठीक है, जो आपके CD4 पॉजिटिव T सेल्स हैं ये आपकी B सेल्स की हेल्प करते हैं, CD4 पॉजिटिव वाले B सेल्स की हेल्प करेंगे कि वो एंटीबॉडीज बनाएं और ये साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं फेगोसाइट्स को रिक्रूट करने के लिए और बाकी ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं जो CD4 पॉजिटिव T सेल्स होते हैं। अब जो CD8 पॉजिटिव T सेल्स होते हैं ये वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। 8 पॉजिटिव आपके वायरसेस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं और ये आपके ट्यूमर को डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये क्लास MHC1 के साथ एसोसिएटेड होते हैं। रूल ऑफ 8 लिखा हुआ है कि जो 2 होती है वो 4 को मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो क्लास 2 है वो CD4 के साथ होती है और जो क्लास 1 है वो CD8 के साथ होती है। और जो CD8 पॉजिटिव है वो आपके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करते हैं, वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं जो CD8 पॉजिटिव है, और जो CD4 पॉजिटिव होते हैं वो आपके B सेल्स को हेल्प करते हैं कि आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें और साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं ताकि फेगोसाइट्स को रिक्रूट करें और आपके बाकी ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। अब नेक्स्ट दिया है कि एक 50-year-old लेडी थी जिसको रीनल ट्रांसप्लांट हमने कराया फ्रॉम अ कैडेवर। ठीक है, 50-year-old लेडी रिसीव्ड अ रीनल ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ कैडेवर 1 month later the renal failure signs symptoms were seeming, some biopsy findings pointing to HLA-1 association, which cells are involved CD8 positive। अब एक 50-year-old लेडी थी जिसने रीनल ट्रांसप्लांट कराया है एक कैडेवर से
1 महीने के बाद उसको रीनल फेलियर डेवलप हो गया और साइन एंड सिम्टम्स आए 1 महीने के बाद उसके पास रीनल फेलियर वाले। जब आपने बायोप्सी फाइंडिंग की तो वो पॉइंट करी थी टू HLA1 एसोसिएशन, ठीक है। तो HLA1 एसोसिएशन है तो उसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व होंगे CD8 पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो MHC क्लास 1 के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो आपके CD8 सेल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़, अब दूसरा ये था कि जो वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनके लिए और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आपके CD8 पॉजिटिव सेल्स थे। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी। एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी आपके CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट्स की होती है। रिमेंबर CD8 सेल्स एंड नेचर किलर सेल्स आर बोथ एंटी ट्यूमर, ठीक है, लेकिन CD8 पॉजिटिव सेल्स आपके ज़्यादा एंटी ट्यूमर होते हैं एज कम्पेयर टू नेचर किलर सेल्स, ठीक है। तो आपके जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं वो आपके ज़्यादा साइटोटॉक्सिक ज़्यादा एंटी ट्यूमर होते हैं एज कम्पेयर टू नेचर किलर सेल्स। तो नेचर किलर सेल्स और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स दोनों ही आपके नेचर किलर सेल्स होते हैं। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है अगेंस्ट ग्राफ्ट रिजेक्शन वो साइटोटॉक्सिक टी सेल से आता है, ठीक है। जो आपकी ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो गया है हमें किस तरह से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल से आता है। डिफेंस अगेंस्ट मेलानोमा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। मेलानोमा या किसी भी ट्यूमर के अगेंस्ट हमें डिफेंस मिलता है वो हमें CD8 पॉजिटिव टी सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल से डिफेंस मिलता है। टी सेल्स नीड टू बाइंड विद व्हाट टू एक्सेस द एंटीजन, ठीक है। टी सेल्स हमेशा MHC के साथ बाइंड करते हैं ताकि वो उनको एक्सेस मिल सके एंटीजेंस की, ठीक है। टी सेल्स हमेशा बाइंड करते हैं एंटीजेंस के साथ, किसके MHC के साथ बाइंड करते हैं तो उनको एंटीजन की एक्सेस मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज एक्टिविटी अगेंस्ट द कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट कार्सिनोजेनेसिस। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं इनकी ये प्रिवेंट करते हैं कार्सिनोजेनेसिस को, ये कैंसर सेल के अगेंस्ट काम करते हैं। रिगार्डिंग द सुपर एंटीजन कॉज साइटोकाइन स्ट्रॉम फ्रॉम द टी सेल। जो सुपर एंटीजन होता है वो आपके साइटोकाइंस का स्ट्रॉम करा देता है टी सेल से, ठीक है। जो सुपर एंटीजन होगा वो साइटोकाइंस का स्ट्रॉम करा देगा टी सेल से। रिगार्डिंग द MHC क्लास 1 आपकी क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर होती है। MHC क्लास 1 जो होती है वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे होती है। जो एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से आपकी एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है। इसलिए ही जो हमारे पास एक रीनल ट्रांसप्लांट वाला MCQ दिया हुआ था कि पेशेंट आई है उसको 1 महीने के बाद साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं तो HLA एसोसिएशन की तरफ पॉइंट करा था तो उसका CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि आपकी जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो कि सेल मीडिएटेड थी। सेल मीडिएट में जिसमें आपके टी सेल मीडिएट था और टी सेल में भी आपके जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कराते हैं, ठीक है। एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर आपके जो है वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद विच मॉलिक्यूल व्हेन एब्सेंट कॉज द लॉस ऑफ एंटी ट्यूमर एक्टिविटी ऑफ द इम्यूनोसिटी, ठीक है। जब आपके MHC क्लास 1 एब्सेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है इम्यूनिटी की वो लॉस हो जाती है, क्योंकि MHC क्लास 1 नहीं है तो CD8 पॉजिटिव अपना प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको MHC क्लास 1 चाहिए एंटीजेंस को पहचानने के लिए। तो MHC क्लास 1 की जब डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है इम्यूनिटी की वो लॉस हो जाती है। अब जो क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होते हैं इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर आपके CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। अब ये बात याद रखनी है कि आपके जो क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होते हैं उसके अंदर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है उसके अंदर आपके CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। एक्यूट के अंदर 8 और क्रॉनिक के अंदर आपके CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। अब जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं फ्रॉम द ग्राफ्ट डायरेक्टली जो ग्राफ्ट के जो आपके CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके होस्ट के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। साइटोकाइंस जो आपके ग्राफ्ट से आते हैं साइटोकाइंस फ्रॉम द ग्राफ्ट CD4 पॉजिटिव टी सेल्स रिक्रूट मैक्रोफेजेस विच डैमेज द होस्ट सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं ना जो ग्राफ्ट से आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली होस्ट सेल को डैमेज कर देते हैं, लेकिन जो CD4 पॉजिटिव सेल्स जो ग्राफ्ट से आते हैं ग्राफ्ट से CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं जो साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे वो पहले मैक्रोफेजेस को रिक्रूट करते हैं और फिर होस्ट सेल को डैमेज करते हैं। मतलब जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं वो मैक्रोफेजेस को रिक्रूट करा के होस्ट सेल को डैमेज करते हैं और जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली आपके होस्ट सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ऑल्सो रिमेंबर इट एज कि एक्यूट रिजेक्शन के अंदर आपका CD8 पॉजिटिव टी सेल होता है, एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर, और जो क्रॉनिक रिजेक्शन होता है ट्रांसप्लांट का उसके अंदर आपके CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। HLA टाइपिंग इन द रीनल ट्रांसप्लांट डिक्रीजेस एक्टिवेशन ऑफ CD8, ठीक है। जो HLA टाइपिंग हम करते हैं रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के अंदर उससे आपकी CD8 की जो एक्टिवेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है ताकि आपको एक्यूट रिजेक्शन ना हो, ठीक है। एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं HLA टाइपिंग करते हैं ताकि आपका जो CD8 पॉजिटिव की एक्टिवेशन है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ताकि आपको एक्यूट रिजेक्शन ना हो आपके ट्रांसप्लांट का। डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट था उसके HLA1 हैड 1 मंथ अगो, ठीक है। उसका HLA1 हैड 1 मंथ अगो विच सेल्स इन्वॉल्व इन रिजेक्शन, ठीक है। तो रिजेक्शन के अंदर आपका जो है ना वो CD8 पॉजिटिव MHC1 के साथ इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिजेक्शन कराते हैं।
अब यहाँ लिखा हुआ है कि द अदर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन वाज CD4 पॉजिटिव विद MHC1 व्हिच कांट बी बिकॉज CD4 इज MHC2। ठीक है, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट है, उसको HLA था और उसको ट्रांसप्लांट आपने किया 1 महीने पहले। कौन से सेल्स आपके रिजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? तो आपके CD8 पॉजिटिव विद MHC1 आप करोगे, क्योंकि जो CD4 पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा MHC2 के साथ होते हैं। अगर ऑप्शन दिया होगा CD4 पॉजिटिव का तो आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना, आपने CD8 पॉजिटिव विद 1 सेम कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि जो PPD ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है डन टू अ पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स 15 मिलीमीटर एरिथीमा इज नोटेड। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथीमा आर द हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, जो आपके TH सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो आपके बेसिकली एरिथीमा कराते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वाले पेशेंट्स के अंदर। और हमने पढ़ा था कि टी सेल मीडिएटेड ही आपका ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी होता है, जो आपका PPD स्किन टेस्ट होता है या मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। जो PPD ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है डन इन द पेशेंट एंड आफ्टर 40 आवर्स 15 मिलीमीटर एरिथीमा इज नोटेड। द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथीमा CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। ठीक है, अब जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो आपके ये एरिथीमा कराते हैं, या फिर आपके जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो आपका एरिथीमा कराते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के अंदर। ठीक है, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स आपका एरिथीमा कराते हैं। ठीक हो गया। CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं ना वो आपके एरिथीमा कराते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। इन अबव बोथ क्वेश्चन समटाइम्स अ डायरेक्ट हेल्पर टी सेल्स ऑप्शन इज गिवन एंड समटाइम्स यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग द बिटवीन CD4 एंड CD8। तो जब आपको CD4 और CD8 दिया होगा तो आपने उसके अंदर CD4 को प्रेफर करना है। अगर तो एक ऐसा पेशेंट पूछा हुआ है कि उसको PPD स्किन टेस्ट के अंदर उसको एरिथीमा डेवलप हुआ है तो CD4 की वजह से होगा। और अगर CD4 CD8 का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने हेल्पर टी सेल्स को सिलेक्ट करना है। जो CD8 होते हैं वो बिकम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड द CD4 बिकम्स अ हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो ये बात इस तरह से है कि CD4 इसलिए होते हैं क्योंकि जो CD4 सेल्स होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स बन जाते हैं, और जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन जाते हैं। और जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो CD4 भी हो सकते हैं और CD8 भी हो सकते हैं। अब बताया हुआ रिगार्डिंग HLA एंटीजन, इट इज द मेन रीजन फॉर ग्राफ्ट। HLA एंटीजन जो होता है ना वो मेन रीजन होता है ग्राफ्ट के रिजेक्शन का। ठीक है, हमने पहले भी MCQs में पढ़ा है कि HLA के एसोसिएशन में उसका मसला था जिसकी वजह से उसको रिजेक्शन हो गया। तो जो HLA एंटीजन होता है वो आपकी मेन रीजन होता है ग्राफ्ट की रिजेक्शन का। ग्राफ्ट की रिजेक्शन की जो मेन रीजन होती है वो आपकी HLA एंटीजन होता है, और जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है, एक्यूट रिजेक्शन जो होती है वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से होती है, और जो क्रॉनिक रिजेक्शन होती है वो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से होती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक पेशेंट हैज टू अंडरगो द रीनल ट्रांसप्लांटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज शुड बी सेंट फॉर HLA। तो आपने HLA टाइपिंग के लिए आपने WBCs को हम भेजते हैं। ठीक है, अगर एक पेशेंट का अगर आपने रीनल ट्रांसप्लांटेशन करानी है तो हम उसके WBCs को HLA टाइपिंग के लिए भेजते हैं। जो HLA मैच होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट डिक्रीज द चांस ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन कंडीशन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ठीक है, HLA मैचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज को डिक्रीज कर देता है। HLA सैम्पलिंग बेस्ट हम लेते हैं WBC से। HLA कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट इज बेस्ट डिटेक्टेड बाय WBCs। WBCs से हमें HLA टाइपिंग का पता चलता है। अगर आपने किसी भी पेशेंट की ट्रांसप्लांटेशन के लिए HLA टाइपिंग करानी है तो आप WBCs भेजोगे, और जो HLA टाइपिंग होती है उससे हम जो है वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। एक फीमेल पेशेंट थी, इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर था, हैज 5 पीपल हु आर विलिंग टू सर्व एज अ डोनर फॉर द रीनल ट्रांसप्लांट। हर हस्बैंड आइडेंटिकल ट्विन, हाफ ब्रदर, सिस्टर एंड सन। द मोस्ट सुटेबल डोनर फॉर हर विल बी आइडेंटिकल ट्विन। ठीक है, तो जो आपने आइसोग्राफ्ट लेना होता है तो आपका जो उसके आइडेंटिकल ट्विन वाला ग्राफ्ट होगा वो सबसे बेस्ट होगा। जो प्री रेक्विजिट होता है रीनल ट्रांसप्लांटेशन का, आपने HLA मैचिंग करानी होती है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन से पहले आप HLA मैचिंग कराते हो, HLA टाइपिंग कराते हो। मेन रिस्पॉन्स फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इज बाय HLA। HLA की वजह से आपका मेन रिस्पॉन्स आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। अ चाइल्ड हैज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द सिबलिंग हु हैज 5 to 6 HLA 5/6 of HLA मैच डोनर नाउ डेवलप द रैश एंड डायरिया। व्हाट अदर रिलेटेड फाइंडिंग्स आर टू बी प्रेजेंट इन दिस पेशेंट। ठीक है, हाइपरब्यूरेमिया। ठीक है, अगर एक पेशेंट, एक बच्चा था, उसने अपने उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो उसके सिबलिंग से, उसकी जो HLA मैच था वो 5/6 था, 5/6 का डोनर था, लेकिन बच्चे को रैश डेवलप हो गया, डायरिया डेवलप हो गया, हाइपरब्यूरेमिया डेवलप हो गया, तो उसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होगी। रिगार्डिंग द ग्राफ्ट्स बिटवीन द जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट रिजेक्टेड इवन विदाउट इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, जो ग्राफ्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपने जो रिगार्डिंग ग्राफ्ट्स बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं आर नॉट रिजेक्टेड इवन विदाउट इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन के बगैर भी ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं होते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स के जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स के ग्राफ्ट्स होते हैं वो रिजेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं होते, इवन अगर आप इम्यूनोसप्रेशन ना भी करो तो भी रिजेक्ट नहीं होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज HLA मैचिंग। HLA मैचिंग आपने करानी होती है रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट इज HLA। रीनल ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जो सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है वो आपका HLA होता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ कि जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं और एसोसिएटेड विद इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो इनेट इम्यूनिटी के साथ आपकी एसोसिएटेड होते हैं। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज इज हिमेटोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज का जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है इसमें आपको हिमेटोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, ब्लड के अंदर आपको चेंजेस मिलते हैं, हिमेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेज के अंदर। जो CD इन द इम्यूनोलॉजी स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो इम्यूनोलॉजी के अंदर जो CD का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है CD का मतलब, विच वन इज एन इंडिकेशन फॉर पैसिव इम्यूनिटी व्हेन यू डू नॉट हैव एनफ टाइम फॉर एक्टिव इम्यूनिटी। आपने पैसिव इम्यूनिटी तब करनी होती है जब आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी का इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक्टिव इम्यूनिटी के लिए वेट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपने पैसिव इम्यूनिटी करनी होती है। दिस इज द वन इंडिकेशन फॉर पैसिव इम्यूनिटी। यू विल प्रिवेंट टेटनस इन अ पॉपुलेशन बाय गिविंग द टेटनस टॉक्साइड, हम टेटनस टॉक्साइड देके टेटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज से हमें मिलती है, ठीक है, आपने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आप दे देते हो। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग द टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स को इंजेक्ट करके या आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देके भी, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देके या टी लिम्फोसाइट्स को इंजेक्ट करके हम पैसिव इम्यूनिटी को अचीव करते हैं। सेल रिस्पॉन्स फॉर इनेट इम्यूनिटी आर एक्टिवेटेड बाय मोस्ट कॉमनली बाय कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। जो सेल रिस्पॉन्स हमें मिलता है इनेट इम्यूनिटी का वो एक्टिवेट होता है मोस्ट कॉमनली, जो आपका सेल रिस्पॉन्स आपका जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर एक्टिवेट होता है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस होता है उससे आपका सेल रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है इनेट इम्यूनिटी का। Regarding the mechanism of fever in acute inflammation is interleukin 1 induce production of prostaglandins E2 which increase the set point। अब जो इंटरल्यूकिन हमने पहले भी पढ़ा था कि फीवर के अंदर आपकी इंटरल्यूकिन 1 होती है, इंटरल्यूकिन 1 आपको फीवर कराती है एक्यूट इन्फ्लामेशन वाले पेशेंट्स के अंदर, इंटरल्यूकिन इंड्यूस करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 की प्रोडक्शन को जो बाद में फिर आपके सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन जो 1 होता है वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोड्यूस कराता है और फिर बाद में सेट पॉइंट को ज्यादा कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ फीवर क्या होता है इन्फेक्शन के अंदर, थ्रू एक्टिवेशन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन के अंदर जब आपको बुखार होता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो इंटरल्यूकिन 1 है वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 की प्रोडक्शन कराएगा और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है आपके सेट पॉइंट को हाई कर देते हैं। डिजीजेस ऑफ द स्पाइन व्हिच लीड टू द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज एसोसिएटेड विद HLA टाइप B27, ठीक है, जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है वो HLA B27 के साथ एसोसिएटेड होती है। वो डिजीज होती है जिसमें आपके जो वर्टिब्राज हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपकी एसोसिएटेड होती है HLA B27 के साथ। पढ़ेंगे निमोनिक्स फॉर द HLA डिजीजेस। सबसे पहले आता है जो B27 होती है इसका निमोनिक है पेयर, पी से आ जाएगा सोराइटिक आर्थराइटिस के अंदर, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस के अंदर और रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर B27 एसोसिएशन होती है। पेयर इज ऑल्सो नोन एज सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज। जो सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होती हैं ये सारी आपकी सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होती हैं, तो इनके अंदर आपके HLA B27 की एसोसिएशन होती है। पी से आता है आपका सोराइटिक आर्थराइटिस, ए से आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आई से आता है आपका IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस। उसके बाद जो HLA DQ2 और DQ8 होती है वो सीलिक डिजीज के अंदर होती है जिसको हम ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है I ate too much gluten at dairy queen, ठीक है। तो DQ2 और DQ8 जो होती हैं वो सिलिक डिजीज के अंदर आपकी HLA टाइपिंग होती है और ये इसको ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। उसके बाद जो DR2 होता है, जो DR2 होती है वो आपकी, इसका निमोनिक दिया हुआ है मल्टीपल हे पास्चर्स हैव डर्ट, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, हे फीवर वाले पेशेंट्स में, SLE के अंदर, गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर आपकी DR2 होती है। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर DR2 होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर DR2 होती है, हे फीवर के अंदर DR2 होती है और SLE के अंदर आपकी DR2 HLA टाइप होती है। जो DR3 होती है वो 2,3-SLE, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के अंदर होती है, ग्रेव्स डिजीज के अंदर होती है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर होती है, एडिसन्स डिजीज के अंदर होती है। तो SLE वाले पेशेंट्स के अंदर टाइप 3 होती है। तो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर, ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर, हाशिमोटो थायराइडाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर और एडिसन्स डिजीज के अंदर आपकी टाइप 3 और SLE में आपकी टाइप 3 HLA टाइप होती है। जो DR4 होती है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होती है। देयर आर 4 वॉल्स इन अ रूम, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपकी DR4 होती है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के अंदर DR3 भी थी, DR4 भी, और एडिसन डिजीज के अंदर भी DR3 भी होती है और DR4 भी होती है। जो DR5 होती है वो पर्नीशियस एनीमिया के अंदर होती है, जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, और हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर DR5 भी होती है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर DR3 भी होती है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर आपकी DR5 भी है। जो DR3 है वो स्पेसिफिकली SLE में होती है और जो DR4 होती है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर टाइप होती है HLA की, और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर DR3 भी होती है और DR4 भी होती है।
इसी तरह से एडिसन डिजीज के अंदर भी आपकी DR3 भी और DR4 टाइप भी है। जो HLA-B27 है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो HLA-B27 होता है वो राइटर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि रिएक्टिव आर्थराइटिस को कभी कभी जो है ना राइटर सिंड्रोम भी कह देते हैं, क्योंकि राइटर सिंड्रोम के अंदर आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है तो हम कहते हैं कि राइटर सिंड्रोम भी आपका HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड है। जो HLA-DR4 है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है, और जो HLA-B5 होती है वो बैचेट्स डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, B5 जो है वो आपकी बैचेट्स डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है। B से बैचेट डिजीज, B5 से B से बैचेट और B से ही B5 हो गया। तो बैचेट डिजीज के अंदर आपकी HLA-B5 होती है, एओर्टिक इनसफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर एओर्टिक इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि एट बर्थ प्रेजेंस ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंडिकेट द इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन इन न्यूनेट। अगर तो बच्चों के अंदर एट बर्थ के ऊपर IgM प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब है कि उनको कोई ना कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुई है, क्योंकि बच्चों के अंदर एट बर्थ उनका मतलब है कि उनको कोई ना कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुई है। अब हम पढ़ते हैं IgA, IgG, IgM, IgE। सबसे पहले हम IgE पढ़ते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ी है कि एक तो ये बाइंड करती है मास्ट सेल के साथ और बेसोफिल्स के साथ, और इसकी लोएस्ट सीरम कंसंट्रेशन होती है। आपके ब्लड के अंदर IgE की कंसंट्रेशन सबसे लोएस्ट होती है और ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ बाइंड होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं IgA। अब जो IgA होती है वो सिक्रीशंस में होती है। ठीक है, आपके स्लाइवा के अंदर, टीयर्स के अंदर, म्यूकस के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आपकी IgA होती है। ये मोस्ट प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी ओवरऑल, बट हैज अ लोअर सीरम कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो आपकी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो होती है वो IgA होती है, लेकिन सीरम के अंदर कंसंट्रेशन इसकी कम होती है। ये आपकी GIT ट्रैक से प्रोड्यूस होती है, पेयर पैचेस से प्रोड्यूस होती है, और आपकी गट की इन्फेक्शन से जैसे कि जार्डिया वगैरह से आपको प्रिवेंट करती है। जिनके अंदर IgA डेफिशिएंसी होती है उनको जार्डिया वगैरह हो सकता है, क्योंकि जो आपकी IgA एंटीबॉडी होती है वो गट की इन्फेक्शन से, जार्डिया वगैरह से आपको प्रोटेक्ट करती है, और आपकी GIT ट्रैक से प्रोड्यूस होती है, पेयर पैचेस से प्रोड्यूस होती है। अब जो आपका IgA होती है ये आपकी सिक्रीशंस के अंदर होती है, टीयर्स के अंदर होती है, स्लाइवा के अंदर होती है, म्यूकस के अंदर होती है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन सीरम के अंदर ये कम होती है। GIT ट्रैक से प्रोड्यूस होती है, पेयर पैचेस से प्रोड्यूस होगी, और ये आपको गट की इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि जार्डिया से। अब जो IgG होती है ये स्मॉलेस्ट होती है, साइज में सबसे छोटी होती है, और ये ऑप्सोनाइज करती है बैक्टीरिया को, न्यूट्रलाइज करती है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरसेस को। जो IgG होती है ना वो आपके बैक्टीरिया को वायरसेस के साथ ऑप्सोनाइज करके और उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, उनके टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को और वायरसेस को। ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर IgG सबसे ज्यादा होती है, साइज इसका सबसे छोटा होता है, लेकिन ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन इसकी सबसे ज्यादा होती है। ये वार्म एंटीबॉडी होती है IgG, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। G से जेस्टेशन, G से G, तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है जो IgG होती है। अब जो IgM होती है ये साइज में सबसे बड़ी होती है, मैक्रो होती है। ठीक है, M से मैक्रो, M से IgM, तो मैक्रो होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये साइज में सबसे बड़ी होगी, और ये कोल्ड एंटीबॉडी होती है, और ये आपको अर्ली और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर होती है, इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर या अर्ली और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आपकी IgM होती है। अब जो आपकी IgG थी वो साइज में सबसे छोटी थी, लेकिन ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन उसकी सबसे ज्यादा थी। जो IgM होती है वो एक्यूट रिएक्शंस के अंदर होती है। IgM आपकी कोल्ड एंटीबॉडी होती है, और IgG आपकी वार्म एंटीबॉडी होती है, और IgE आपकी GIT ट्रैक से प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम इसके MCQs करते हैं। जो IgA का दिया है कि जो मेजर कंपोनेंट होता है विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन सिक्रीशंस के अंदर मेजर कंपोनेंट आपकी IgA का होता है, जो अबंडेंट होती है टीयर्स में, दैट इज IgA। IgM व्हेन यू टर्मिनेट प्रेगनेंसी विद रुबेला IgM। अगर कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन होगी, जैसे कि अगर रुबेला हुआ है तो फिर न्यूनेट को IgM आपको मिलेगी। ठीक है, व्हेन वी विल टर्मिनेट प्रेगनेंसी विद रुबेला IgM अगर होगी तो इसका मतलब है कि टर्मिनेट कर देंगे आपने प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको रुबेला की इन्फेक्शन हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन। जो IgM होती है वो पेंटामर होती है। ठीक है, IgM आपकी पेंटामर होती है, IgM आपकी पेंटामर होती है। पेंटामर विद 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट इज IgM। ठीक है, और इसकी क्या होती है, 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, IgM की आपकी 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये एक पेंटामर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मैटरनल सीरम फॉर द रुबेला शुड बी इंडिकेशन विद द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर तो मदर के सीरम के अंदर आपको IgM मिल जा रही है रुबेला के लिए, अगर IgM मिल रही है तो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना होता है। Which type of antibodies produced first against a bacterial infection is very effective at activating complement and is too large to cross the placenta। ठीक है, IgM आपकी बहुत बड़ी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सके, और अगर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो आपको फर्स्ट जो प्रोड्यूस होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर, दैट इज IgM। एक्यूट रिएक्शंस के अंदर आपके अर्ली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आपकी IgM प्रोड्यूस होती है, और इतनी बड़ी होती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IgM। IgM आपका लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ IgM इज टू फर्स्ट राइज इन एन इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले जो राइज होती है दैट इज IgM। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर आपकी IgM इन्वॉल्व होती है और IgG भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन IgM ज्यादा इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर टू IgG। अच्छा, उसके बाद अगला दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो IgM आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। अब IgG के बारे में हम पढ़ेंगे
कि न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उसको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, हेमाटोलॉजिस्ट सी डिक्रीज इन आईजीजी। अगर तो हमारे पास आईजी के लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको रिपीटेड इन्फेक्शन होती हैं, क्योंकि जो आईजीजी होती है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो ऑप्सनाइज करती है बैक्टीरिया को, न्यूट्रलाइज करती है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरसेस को। तो जब आपकी आईजीजी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। एक बच्चा उसको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंटीबॉडीज मिसिंग, तो आईजीए की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। अब अगर तो न्यूबॉर्न बेबी है और उसको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रही है तो आपकी सीरम के अंदर आईजीजी के लेवल कम होंगे। लेकिन अगर एक चाइल्ड है उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है तो फिजियोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंटीबॉडीज मिसिंग। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंटीबॉडी आपकी आईजीए मिसिंग होगी फॉर न्यूबॉर्न आईजीजी एंड फॉर चाइल्ड इज आईजीए। अगर तो हमारे पास न्यूबॉर्न की बात होगी तो आपने आईजीजी को सिलेक्ट करना है, और अगर आपका चाइल्ड होगा तो फिर आपने आईजीए को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आईजीए की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि आईजी आपकी जीआईटी ट्रैक्ट से प्रोड्यूस होती है और ये आपके इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जीआईटी ट्रैक की इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है। और अगर एक बच्चे को है तो आपने आईजीए को सिलेक्ट करना है, और अगर एक न्यू बॉर्न बेबी होगा तो उसमें आईजीजी सिलेक्ट करनी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी आईजीजी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी आईजीजी होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी आईजीजी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास आईजीजी होती है, और जो आईजीजी थी वो आपकी प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देती है। एंटीबॉडी विच वर्क्स बेस्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ऑप्सनाइजेशन, ऑप्सनाइजेशन के लिए भी आपकी आईजीजी होती है, आईजीजी आपके बैक्टीरिया को ऑप्सनाइज कर देती है। ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस के अंदर भी आपकी आईजीजी की वजह से आपका ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस होता है। एंटीबॉडी रिलीज्ड अगेंस्ट द प्रीवियसली एक्सपोज एंटीजन आईजीजी, अगर आपको पहले से एक दफा एक्सपोजर हुआ है एक एंटीजन का और दोबारा से जब एंटीबॉडीज बनेगी तो वो आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज बनेगी। द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन अडल्ट्स इज आईजीजी, अबंडेंट जो होती है ना वो आपकी आईजीजी होती है, साइज में सबसे छोटी होती है। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन सीरम, सीरम के अंदर आपकी सबसे ज्यादा जो होती है वो आईजीजी होती है। उसके बाद लिखा हुआ है जो आईजीई होती है वो बाइंड करती है मास्ट सेल्स के साथ। अब एक मिडिल एज फीमेल थी जिसको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, हिस्ट्री के डायरिया भी हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हुई है। इस टूल एग्जामिनेशन पे आपको जार्डिया लैम्बिया मिल रहा है। एंड प्रेफरेंस मेल को आपके 30 सेल्स नॉर्मल है, जो 20 सेल्स है वो स्लाइटली कम हुए हुए हैं। सीरम आईजी उसका 73 है, आईजीजी उसकी 300 है, आईजीएफ 67, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी उसको। उसके बाद आ जाएगा 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड है हैविंग द इसोफेजियल कैंडिडियासिस, ठीक है, इसोफेगस की कैंडिडियासिस हुई भी है, साथ उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी है, निमोसिस्टिस का कैरिनाई के साथ, थिन थाइमस है, 8 महीने का बच्चा है, डिमिनिश बॉडी लिम्फ नोड्स है, नो जर्मिनल सेंटर लिम्फ नोड्स, कॉजेस एडिनोसिन डीएमइनेज डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमइनेज डेफिशिएंसी की वजह से उसको ये सारे सिम्टम्स आएंगे बिल्कुल 8 मंथ के बेबी के अंदर। अब 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैज अपर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस मोस्ट ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली सिंस बर्थ, ठीक है, सिंस बर्थ उसको जो है अपर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, निमोसिस्टिस जेरोविकाई से या फिर सुडोमोनास अरिजिनोसा से, साथ उसको ऑरोफिरिंजियल कैंडिडियासिस भी हुई है। द बेबी स्कम्स टू साइटोमेगालो, उसको साइटोमेगालोवायरस न्यूमोनाइटिस भी हो गया। एट्रोटॉक्सिक थाइमस में आपको हाइपोप्लास्टिक नजर आ रहे हैं, लिम्फ नोड्स जो हैं वो उसके थ्रू आउट द बॉडी स्मॉल है, एब्सेंट जर्मिनल सेंटर है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी द फाइंडिंग्स, दैट इज एडिनोसिन डीएमइनेज डेफिशिएंसी। मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी सीक्वेंस इन डायग्नोसिस मल्टीपल मायलोमा, आईजी आपकी 8% होती है, आईजीएम आपकी 2%, आईजीजी आपकी 17% होती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड जो आईजीजी होती है वो 55%, आईजी आपकी 25%, बट नो रेलेवेंट ऑप्शन इन सीपीएसपी, ठीक है। और निमोनिक आपके साथ गेम से आपने निमोनिक याद रखना है कि आपको जी गेम आपको मिलती है, ठीक है। रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ सच पॉइंट्स इज आईजीएम, ठीक है, आईजीजी आपको 8% मिलेगी, आईजीएम आपको जो है वो 2% मिलती है, और आईजीजी होती है वो 17% मिलती है। लेकिन फर्स्ट एड के अंदर दिया हुआ था कि आपकी आईजीजी 55% और आईजीए 25% होती है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि मल्टीपल मायलोमा में आपको आईजीए 8%, आईजीएम 2% और जो आईजीजी होती है वो 17% मिलती है। और जब आपको एडिनोसिन डीएमइनेज की डेफिशिएंसी होती है तो एक तो बच्चों को बहुत सारी इन्फेक्शन होती है, जैसे कि उसको अपर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो जाएगी, इसोफेजियल कैंडिडियासिस हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन होगी, उसको निमोसिस्टिस जेरोविकाई या फिर सुडोमोनास एरिजिनोसा से उसको ऑरोफिरिंजियल कैंडिडियासिस हो जाएगी, साइटोमेगालोवायरस का न्यूमोनाइटिस भी हो जाएगा, थाइमस उसका हाइपोप्लास्टिक होगा, लिम्फ नोड्स के अंदर कोई जर्मिनल सेंटर भी नहीं होंगे, और लिम्फ नोड्स थ्रू आउट द बॉडी उसके छोटे होंगे एडिनोसिन डीएमइनेज की डेफिशिएंसी के अंदर, और उसके जर्मिनल सेंटर भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर लिम्फ नोड्स में एब्सेंट होंगे।